बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री और राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के नामांकन की खबर के साथ। क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच रूपाला ने पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। इसके बाद करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी उन्होंने दिखाई। क्षत्रिय समाज की नाराजगी, विरोध प्रदर्शन और चेतावनियों के बावजूद राजकोट में बीजेपी ने अपना फैसला नहीं बदला। तमाम अटकलों के बीच आज बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला ने राजकोट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने पर्चा दाखिल करने से पहले राजकोट में शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थक मौजूद रहे। पुरुषोत्तम रूपाला पूर्व सीएम विजय रूपाणी के साथ खुली जीप में राजकोट की सड़कों पर निकले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजकोट में रूपाला ने विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों का उत्साह देखकर रूपाला भी गदगद नजर आए। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने कई बार क्षत्रिय समाज का जिक्र किया और उनसे समर्थन भी मांगा। राज्य के तक के पदाधिकारी, धारासभ्य महोदय, सांसद महोदय और नगर पालिका के और जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कार्यकर्ता बूथ से लेकर राज्य स्तर के हमारे सभी नेतागण, सारे विधायक, सारे एमपी और बहुत ही बड़ी मात्रा में सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोगों की उपस्थिति में बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न कर दिया है। विजय संकल्प रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद रूपाला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गुजरात में भले ही रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज एकजुट हो रहा हो, लेकिन रूपाला की जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी तो रूपाला को सबसे ज्यादा अंतर से जिताने की अपील कर रही हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से विकास और विरासत दोनों की हिफाजत की है और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ाई है, इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की जनता तैयार बैठी है। मोदी जी और कमल को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे और मुझे पूरा भरोसा है गुजरात में 26 से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी भारी लीड से जीतेगी। राजकोट से रूपाला के नामांकन करने के बाद सवाल ये है, क्या बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि क्षत्रिय समाज रूपाला को हटाने की मांग पर अड़ा है। तो क्षत्रिय समाज तो पूरे इंडिया में है, 22 करोड़ है, बराबर। तो 22 करोड़ क्षत्रिय नाराज हो जाएंगे, पर जो क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है और आज तक भी है और आज भी हम भाजपा के सामने नहीं है, मोदी जी के सामने ही नहीं है। मोदी जी को हम तो राजा महाराजा जैसा बिरुद देते हैं कि जैसे राजा महाराजा ने राज किया था, ऐसा मोदी साहब वो राज कर रहे हैं और देश चला रहा है और अच्छा चला रहा है। उसको 400 के पार बराबर से सीट मिलनी ही चाहिए, बराबर। तो एक पुरुषोत्तम भाई के लिए वो निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं? और क्षत्रियों को मनाने के लिए बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय जिस प्रकार से आक्रोश व्यक्त करता है, इस आक्रोश को खत्म करने के लिए एक बैठक सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के तरफ से बुलाई गई। संकलन समिति के अग्रणी इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई कि संकलन समिति को मना लिया जाए और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जो आक्रोश है उसे खत्म करवाया जाए। हालांकि इस बैठक के दौरान संकलन समिति ने एक बार फिर अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि माफ़ी की कोई अब संभावना बचती नहीं है, लिहाजा पुरुषोत्तम रूपाला को बीजेपी अपना कैंडिडेट ना बनाए। क्षत्रिय समाज बीजेपी को 19 अप्रैल तक अल्टीमेटम दे चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 20 अप्रैल के बाद ये आंदोलन कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। राजकोट से अतुल तिवारी के साथ आज तक।
राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाला ने पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद क्षत्रिय समाज की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। अब क्षत्रिय समाज के लोग सिर्फ रूपाला ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों का भी विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भावनगर की, जहां बीजेपी कैंडिडेट रैली करने के लिए पहुंचे तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने जोरदार विरोध किया। लोग काले कपड़े पहनकर रैली स्थल पर पहुंच गए और काले झंडे लहराकर रूपाला के विरोध में नारेबाजी भी की गई। और इतना ही नहीं, जब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त एक बीजेपी नेता ने स्टेज पर चढ़कर अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात में सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स लगातार अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज बीजेपी के 16, कांग्रेस के 9 और आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया है। आज की कुछ खास तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हम। आणंद लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट मितेश पटेल ने सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। जूनागढ़ से बीजेपी कैंडिडेट राजेश चुड़ासमा ने मंत्री मुलुभाई बेरा की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बनासकांठा से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर रेखा चौधरी ने नामांकन के लिए वो निकली तो उनके समर्थकों ने अनोखे ही अंदाज में उनका स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर खड़े होकर डॉक्टर रेखा चौधरी के समर्थन में नारे लगाए। इसके अलावा अमरेली में कांग्रेस कैंडिडेट जेनीबेन ठुम्मर का सबसे अनोखा अंदाज देखने को मिला है। वो ट्रैक्टर चलाकर अपने नामांकन को दाखिल करने के लिए पहुंची। ये देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश नजर आया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जेल में वो बंद हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाला है। भगवंत मान 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। आज उन्होंने भावनगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश मकवाना के लिए प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने जोर शोर से अरविंद केजरीवाल का मुद्दा भी उठाया है। बीजेपी पर जोरदार जुबानी वार भी किया। ये गलतफहमी में है भाजपा वाले, जो भाजपा पक्ष है, तो वो गलतफहमी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में अंदर डाल के वो आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोक सकते हैं। दरिया अपना रास्ता खुद, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है। हम राजनीति जातिवाद की करते ही नहीं है, हम नफरत की राजनीति करते ही नहीं है, लेकिन ये करते हैं। अब जो नफरत की राजनीति करेगा कभी ना कभी तो किसी बात पे फंस जाएगा वो। हम तो चाहते हैं 140 करोड़ लोगों का उत्थान हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। 140 करोड़ लोगों को हम अपना मानते हैं। ये भारत किसी के देश के किसी के बाप के जागीर नहीं है, तो हम सबका भारत है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है, हर रंग का फूल है, हर फूल की अपनी सुगंध। गुजरात में भरूच सीट पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के चेता वसावा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला है बीजेपी के मनसुख वसावा के साथ। ये सीट क्यों बहुत ज्यादा खास है और इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी वाले आदिवासी मतदाताओं के मन में है क्या, इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। कैसे होगा कि एक विधानसभा का विधायक 7 विधानसभा पर जो है वो लीड ले पाएगा। यहाँ आखिरी 10 सालों में बहुत से अच्छा विकास हुआ है। विकास यहाँ पे सही में गांडा हुआ है, कुछ दिखता ही नहीं। फिलहाल तो मोदी साहब 400 लेके ही आने वाले हैं, वो जिंदाबाद है। अभी तक उनको चेतर वसावा जैसा लीडर सामने चुनावी लड़ने वाला मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला। आज आदिवासी बेरोजगार है। गुजरात में तीसरे चरण में चुनाव है, पर गुजरात की एक सीट है जो सबसे चर्चा में रही है, भरूच लोकसभा सीट, जहां पे हम लोग पहुंचे हैं और यहां से हम लोग आपको बताएंगे कि लोग यहां पे क्या मानते हैं, किस तरह ये सीट बदली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है भरूच लोकसभा की, वो ये मानी जाती है कि ये एक समय पे कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का गढ़ थी, उसके बाद ये बीजेपी का गढ़ हुई और अब यहाँ पे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, उनका क्या मानना है, किस तरह की स्थिति है, क्या बदलाव भरूच लोकसभा में आया और किस तरह आने वाले दिनों में यहाँ पे बदलाव देखा जाएगा।
बीजेपी के जो सांसद है मनसुख वसावा वो लगातार यहाँ पे जीतते रहे हैं और बीजेपी का ये गढ़ बन चुकी सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक है डेडियापाड़ा के वो चैतर वसावा जो है यहाँ पे टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। हम बात करते हैं लोगों से। ये जो लोकसभा सीट है यहाँ पे इस बार क्या बदलाव देखना चाहते हैं लोग, विकास को लेकर कौन से मुद्दे हैं, किस तरह का बदलाव यहाँ पे चाहते हैं? विकास के लिए थैंक यू। विकास के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें से बहुत सारे सॉल्व भी हो चुके हैं लास्ट के 25-30 साल के अंदर। 30 साल पहले का जो डेडियापाड़ा था, जो यहाँ की विधानसभा की सीट 30 साल पहले थी, उससे 300 बार ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट आज मैं देख रहा हूँ। यहाँ एक भी घर आरसीसी स्लैब के नहीं थे, वो सभी पक्के होने लगे हैं। यहाँ आखिरी 10 सालों में बहुत से अच्छा विकास हुआ है, वो हम उसके साक्षी है। हम मानते हैं कि यह विकास हुआ है। ऐसा क्या बदलाव हुआ कि एक टाइम पे कांग्रेस का गढ़ थी, अहमद पटेल यहाँ से सांसद थे और फिर अचानक ये बीजेपी का गढ़ हो गई, मनसुख वसावा जीतने लगे? क्या वजह रही, क्या कोई काम हुआ है, कौन से काम हुए यहाँ पे, कौन सी वजह रही कि मनसुख वसावा को यहाँ सफलता मिली? जब से इस टाइम से जब मनसुख साहब यहाँ पे हुए, छुटा के आए हुए, तब से यहाँ पे रोड रास्ता का और सब व्यवस्था देखने को मिल रही है। और मोदी सरकार की वजह से आज कोरोना था तो कोरोना में भी सबको यहाँ पे अनाज पानी फ्री में भी दिया जाता था, इसलिए ये गढ़ बन गया है अभी उनका। क्या बदलाव हुआ है भरूच लोकसभा के अंदर, यहाँ पे जो है बीजेपी का गढ़ कैसे बन गया, क्यों बीजेपी यहाँ पे युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हो गई? बिल्कुल नहीं, आप देख सकते 30 सालों से मनसुख भाई वसावा जी यहाँ पे सांसद है। काम देखिए, ना रोजगारी आगे बढ़ी है, महंगाई आपको अब पता है आसमान छू गई है। हमारे यहाँ जीआईडीसी है, एशिया की नंबर 1 जीआईडीसी है। आदिवासियों आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको ना सही वेतन मिल रहा है, ना रोजगारी मिल रही, ना अभी तक उनको कायमी नौकरी मिली है, ना शिक्षा में सुधारा हुआ है, ना हॉस्पिटल। ये जीतते क्यों है, क्या वजह है कि इतने साल से मनसुख वसावा जीत रहे हैं यहाँ पे? अभी तक उनको चैतर वसावा जैसा लीडर सामने चुनावी लड़ने वाला मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए अभी तक जीते आए। ये पहली बार उनको ऐसा उम्मीदवार मिला है कि आज उनको इतनी धूप में भी प्रचार करने के लिए घूमना पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि खेलते खेलते हम ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज रात दिन उनको घूमना पड़ रहा है। ये सिर्फ नेता की वजह से हो रहा है। चैतर वसावा की युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता देखने को मिल रही है। विधायक है और लोकसभा में 7 विधानसभा होती है, कैसे होगा कि एक विधानसभा का विधायक 7 विधानसभा पर जो है वो लीड ले पाएगा? पहले तो आपने ही बोल दिया कि चैतर वसावा कैसे जीत। युवाओं में हर घर चैतर है आज, क्यों कि युवाओं का आवाज़ बन रहा है, आदिवासी का आवाज़ बन रहा है। आज जल जंगल जमीन जो हमारा आदिवासियों का हक है, एक काम दिखा देवे यहाँ पे कि कुछ काम किया है। आज आदिवासी बेरोजगार है। आप चाहते हैं बदलाव लोकसभा में आना चाहिए, जो विस्तार है उसमें कोई मुद्दा आप चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ और आगे होना चाहिए? फिलहाल तो बदलाव तो सरकार विकास का काम कर रही है, और अगर जो शिक्षण का स्तर है वो आगे जाए और हमारे युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी पढ़ के जो आगे निकलना चाहती है उसको आगे ले जाना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। ये बोल रहे हैं कि गांव में जो है वो डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या वो कमी है? क्योंकि सरकार ने भी खुद विधानसभा में कहा था कि डॉक्टर्स नहीं है, गाँव तक नहीं जाते, डॉक्टर्स गाँव में नहीं आते, तो ये प्रश्न है यहाँ पे। ये सब मैंने यहाँ डेडियापाड़ा में वो दिन देखा है कि सर दर्द की एनासिन लेने के लिए भरूच जाना पड़ता था, मैंने वो दिन भी देखे हैं, उससे तो बहुत बेहतर है। आज ये परिस्थिति है कि कोई पीने के पानी के लिए भी आवाज़ उठाता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमारे चैतर साहब जो जीतेंगे तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे, अस्पताल, हमको यहाँ से 100 किलोमीटर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, हमको यहीं अस्पताल अच्छे मिलेंगे। कि कच्छ भुज तक पानी जा रहा है तो हमारा पानी कच्छ भुज तक जा रहा है और हम पानी के लिए तरस रहे हैं। ये प्रथम मुद्दा हमारे यहाँ पे है। इस तरह से लोगों ने बात की। भरूच लोकसभा में लोगों का कहना है कि जो 30 साल पहले थी उसमें बदलाव हुआ है, पर जो युवा हैं, युवा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चैतर वसावा विधायक बन चुके हैं और चैतर वसावा का जो साफ तौर पे कहना है कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो चैतर वसावा प्रखर तौर पे उठाते हैं, तो युवा उनसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं, पानी का मुद्दा है, सिंचाई के लिए जो पानी आता है वो पानी नहीं आता, तो वो पानी यहाँ पे आना चाहिए, और साथ ही अस्पताल की जो सुविधा है और रोज़गारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी कम हो और रोज़गार यहाँ पे स्थानीय युवा को मिले, उस बात पर वो तरजीह दे रहे हैं। डेडियापाड़ा से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गुजरात का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। नवसारी से कांग्रेस के कैंडिडेट नैशाद देसाई ने चुनाव प्रचार के लिए अपना सिर मुड़वाकर महात्मा गांधी का वेश धारण कर लिया। उनके इस अनोखे अंदाज का नवसारी में खूब
स्वागत भी हुआ, जोरदार चर्चाएं भी हुई। नैशद देसाई ने कहा है कि ये चुनाव गांधी और गोडसे के बीच की लड़ाई है। ये नई वेशभूषा नहीं है। ये महात्मा गांधी ने 1915 में 1914 में जो ग्रहण किया था इस भारत की जनता और भारतवर्ष को देखकर, तो ये आज तक लोगों को अभी पता नहीं है। नवी युवा पीढ़ी आज तक इसको जानती नहीं। तो ये संदेश जो आज की जो सरकार है, ये आज की सरकार संविधान का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है कि भाई स्वतंत्रता और समानता प्रस्थापित करने का। और अब बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के सामने फायरिंग के मामले की। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा खबर यह है कि दोनों ही शूटर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। रविवार सुबह दोनों ही हमलावर मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हवा में 3 गोलियां चलाकर भाग गए थे। अब दोनों को भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग कर मुंबई से गुजरात के भुज भाग गए थे दोनों आरोपी। पुलिस से बचते बचते करीब 850 किलोमीटर दूर जा पहुंचे, लेकिन बच नहीं पाए। पुलिस की गिरफ्त में यही वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई। यही दोनों आरोपी हैं जो बाइक पर सवार होकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए थे। काली शर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम सागर श्री जोगेंद्र पाल है और टी-शर्ट पहने आरोपी का नाम विक्की साहब गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की। मुंबई से फरार होकर विक्की और सागर कच्छ पहुंचे थे। वहां जैसे ही पश्चिमी कच्छ क्राइम ब्रांच को इसकी खबर लगी, तुरंत टीम ने विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी कच्छ पहुंच गई और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस हादसे को पूरी गंभीरता से लेके कहीं से भी ये आरोपी को ढूंढना है, इस प्रण के साथ अलग अलग टीम की रचनाएं की और पूरी रात सब ऑफिसर ने पूरी मेहनत करके ये आरोपी को हस्तगत किया है। जो आरोपी के पास वेपन्स भी हो सकता था, पुलिस के ऊपर असॉल्ट भी हो सकता था, फिर भी ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज और बॉम्बे पुलिस के संपर्क से हम ये आरोपी को हस्तगत करने में कामयाबी मिली है। आरोपों के मुताबिक विक्की और सागर ही बाइक से रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे। वहां चंद सेकंड रुके, फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। साजिश के सुराग तलाशे जाने लगे। मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावर 1 महीने से पनवेल में रह रहे थे। ये वही अपार्टमेंट है जहां आरोपियों ने किराए पर फ्लैट लिया था। ये राधा कृष्ण अपार्टमेंट हरिग्राम इलाके में स्थित है। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। फायरिंग के इन आरोपियों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और बिहार में भी पुलिस टीमें लगी हुई थी। नजर लगातार रखी जा रही थी। 2 दिनों के अंदर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने कई सवाल हैं, जिनका जवाब इन आरोपियों से जानना बेहद जरूरी है। भुज से कौशिक कांथेचा, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और देव कोटक के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक।